या अल्लाह, ये बदबू, इस बदबू में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बदबू से तो उल्टी भी आ रही है। ये बी विंग में रहने वाले लोग भी ना जब देखो तब गंदगी फैलाते रहते हैं। और ए विंग वाले, आपके यहाँ से मटन से तो इत्र की खुशबू आती है। नज़मा आपा, मुंह मत खुलवाओ। क्यों क्यों क्यों? आपकी बिल्डिंग में तो डस्टबिन भी नहीं मिलते हैं। अल्लाह, देखो क्या बोल रही है। चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। देखिए ना कासिम चाचा, इन बी विंग वालों ने ना जीना मुश्किल कर दिया है। अरे सलमा बेटा, छोटी सी बात है, अगर ड्रेनेज का पाइप खराब हो गया तो म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला लेते हैं। आप ना हमेशा इनकी बात ही लेते हैं। इन लोगों को तो यहाँ से हटा देना चाहिए। या अल्लाह, इतनी नफरत। अब विंग के हिसाब से लोगों का बंटवारा होगा सलमा। हाँ अशरफ चाचा। म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन करो। जी चाचा। स्वच्छता हमारे देश की सबसे आखिरी प्राथमिकता होती है। शायद ये अकेला ऐसा देश है जहां स्वच्छता के लिए अभियान की जरूरत पड़ती है और देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता अभियान पर खर्च होता है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड एक सोसाइटी की गंदगी से शुरू होता है और सोसाइटी के ड्रेनेज पाइप में पाई गई गंदगी इंसान के मन की गंदगी को उजागर करती है। अल रेहान, मुंबई के उपनगर में बसी एक सोसाइटी। पिछले 2 दिन से अल रेहान सोसाइटी में भयानक बदबू आ रही थी। 2 दिन तक तो वहां के लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम सब गंदगी और बदबू के आदी हो चुके हैं। लेकिन आज इस बदबू ने तो कहर ही बरपा दिया। जब सांस लेना भी मुश्किल हो गया तब जाकर सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या के बारे में सोचने लगे। क्या हुआ भाई? साहब वो पाइप खराब हो गया था। चौकअप हो गया। चलो खोलो उसको। साहब ये देखो क्या निकला। या अल्लाह, या अल्लाह। कहाँ ये अल रेहान बिल्डिंग? जन्नत नगर से। ये पाइप चॉकअप हो गई तो खोल के देखा तो ये बॉडी के पुर्जे निकल आए। इन्हें लैब भिजवाओ। यस सर। ये ड्रेनेज का पाइप आता कहाँ से है? सर अलरियाना की 3 विंग से सर, ए बी और सी तीनों विंग का वेस्टेज यही जमा होता है सर। हर विंग में कितने फ्लैट हैं? 36 फ्लैट है सर। हमारे विंग में सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब। ये जरूर बी विंग वालों का काम होगा। या अल्लाह, साहब हमने कुछ नहीं किया। ये कुछ शिंदे, इस पूरे एरिया को सील करो। यस सर। कत्ल हुआ है लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब मरने वाला आदमी वहां का रहने वाला नहीं है। लेकिन सर लाश कहाँ है? सिर्फ जिस्म के कुछ टुकड़े पाए जाना, मामला बहुत कंफ्यूजिंग है सर। इंसान के जिस्म के टुकड़े पाए गए हैं शिंदे। पता करो उस बिल्डिंग में इससे पहले कहीं कोई संदिग्ध हरकतें करता हुआ तो नहीं पाया गया है। मतलब ये कि जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान है और इंसान की विकृत मानसिकता उससे क्या क्या करवा सकती है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। पता करो उस बिल्डिंग में कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान तो नहीं है। और वो जो 2 औरतें आपस में बहस कर रही थी जी, उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करो। यस सर। हाँ साहब, हमारे विंग में सब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पर साहब सबके सब अच्छे काम धंधे वाले लोग हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये ए विंग जैसे दरवाजे बंद नहीं रखते हैं हम। यहाँ कौन कौन रहता है? मैं और मेरे शोहर। वो क्या काम करते हैं? जी वो दुबई में काम करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो कुछ हुआ वो किसका काम होगा? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। पिछले हफ्ते तुमने कोई अनजान लोगों को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ठीक है, कुछ पूछताछ करनी है। पूछो। सलमा जी को भी बुलाइए।
जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं सब बता दूंगा। देखिए, ये हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। सलमा, सलमा जी बाहर आओ। आई। हम अंदर आ सकते हैं? आइए। जो पूछना है जल्दी पूछिए। लगता है आपको इत्र का बहुत शौक है, पूरा घर महक रहा है। आपको कोई एतराज? नहीं। वैसे आपके बिल्डिंग से कोई मिसिंग तो नहीं? हमको क्या पता, इस घर में हम 2 मेंबर्स हैं, यहां से कोई मिसिंग नहीं। जी नहीं साहब। सर, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या 3 दिन पहले हुई है और लगता है बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहीं और फेंके गए हैं। मतलब ये खून कहीं और हुआ है और लाश का बाकी हिस्सा जिसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। साहब, सलमा का हस्बैंड कमाल पढ़ा लिखा है साहब, MA PhD किया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी नौकरी की उसने, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वजह? मानसिक संतुलन की कमी है साहब, रात भर जगता है, नींद की बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है साहब उसका। सलमा को भी बहुत मारता पीटता है, बच्चे नहीं हो रहे ना उनको, सोसाइटी में भी किसी से बातचीत नहीं है, एकदम अजीब आदमी है। कमाल पे नजर रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ड्रेनेज में जो लाश के टुकड़े मिले थे उसकी जड़ तक जाने की कोशिश लगातार चल रही थी। ये एरिया सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस घर घर जाकर तलाशी लेने की बजाय कुछ और ऑप्शंस ढूंढ रही थी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि कातिल आखिर है कौन। सोसाइटी के ड्रेनेज से मिले इंसानी जिस्म के वो छोटे छोटे टुकड़े सारी सच्चाई बयां करने में असमर्थ थे, लेकिन जिसने भी ये काम किया था बड़ी बेरहमी से किया। इस कत्ल के पीछे अब तक 2 ही संभावनाएं नजर आ रही थी। एक, या तो किसी मानसिक बीमार व्यक्ति की विकृत मानसिकता, या फिर किसी पेशेवर खूनी द्वारा किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी थी कि अचानक एक सुबह इंस्पेक्टर पाटिल का फोन बजा। जन्नत नगर के पास जो डंपिंग ग्राउंड है वहां चलना। ओके सर। जन्नत नगर डंपिंग ग्राउंड चला। मैं पिछले 2 दिनों से बीमार था, छुट्टी पे था। आज मैं जब कचरा उठाने के लिए आया तो यहाँ से बदबू आ रही थी। फिर मैंने आके देखा तो यहाँ पे ये पॉलीथीन मिला। फिर मैंने तुरंत आप सबको बताया। कामले, इसे फोरेंसिक लैब भिजवाओ। शिंदे ये किसी पेशेवर का काम लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है, वो पता लगाना जरूरी है। कमाल के बारे में कोई खबर? सर, जैसे कामले ने कहा, वो नॉर्मल नहीं लगता, निशाचर है, रात भर घूमता रहता है। बुलाओ उसको। यस सर। डंपिंग ग्राउंड है ना, डंपिंग ग्राउंड, हड्डियां मिली, इंसान की हड्डियां। या अल्लाह, असलम भाई, कौन हो सकता है दरिंदा? हमारे एरिया को नजर लगी है, काला जादू है ये, काला जादू। या अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है? 3 दिन पहले आप कहाँ थे? याद नहीं। मैं हेल्प कर देता हूँ। आप डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर के पास जाना कोई जुर्म है? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना आप अपनी बीवी सलमा से मारपीट करते हैं। कौन नहीं करता, सब झगड़ते हैं। प्यार भी तो इतना ही करता हूँ मैं। आप अपनी सोसाइटी में सबसे कटे कटे रहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, ऐसा क्यों? ईद के दिन पूरी सोसाइटी को सेवइयों की खीर खिलाता हूँ मैं। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आई मीन वायलेंट। और जब आप वायलेंट होते हैं तो आपको ये कहते हुए सुना गया है कि मार दूंगा, काट दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। आपको एक बार पहले अरेस्ट भी किया गया था। किसने दी रिपोर्ट? सलमा ने। एनीवेज, क्या लगता है आपको ये मर्डर किसने किया होगा? आप ढूंढिए, आपका काम है। और कुछ सवाल पूछने हैं या मैं जाऊं? जाइए। थैंक यू। आदमी सनकी है पर कातिल नहीं लगता, फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते। नजर रखना इस पे।
हाँ साहब। अपने खबरियों से कुछ पता चला और कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? इस एरिया में तो नहीं। और वो डंपिंग ग्राउंड के आसपास कोई निशान मिले? नहीं सर, कहीं कोई खून के धब्बे या और कोई निशान नहीं थे। और हाँ, लाश के टुकड़ों को बाकायदा पॉलीथीन के बैग में लाया गया था। ये डंपिंग ग्राउंड से मिले जिस्म के टुकड़े और अल रेहान बिल्डिंग में मिले जिस्म के टुकड़े एक ही इंसान के तो नहीं है। लैब से पता करो, क्या पता एक ही इंसान हो। यस सर। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। कांबळे, क्या हो रहा है? मी बघून येतो साहेब। काय झालं पाटील भाई? क्या हुआ? मेरी बच्ची गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। एक मिनिट साहेब कडे चला। साहेब मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बैठिए। क्या हुआ? साहब मेरी बेटी गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। क्या उम्र है? 23-24 की होगी साहब। नाम? रजिया। कुछ काम करती है वो? सब बर्तन मांजने का काम करती है। कहाँ? अल रेहान बिल्डिंग है ना, वहाँ पे। अल रेहान? हाँ साहब। आप कहाँ रहती हैं? मैं तो वहाँ सातारा रहती हूँ, लेकिन हमारी जान पहचान के हीरा भाई है ना, उसके साथ वो रहती है। लेकिन वो तो गांव गई है तुम्हारे पास, बोली माँ को लेने जा रही हो। मगर वो गांव तो नहीं आई। या अल्लाह, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? अरे चिंता क्यों कर रही हो, वो चचेरी बहन सायरा है ना, वो कभी कभी लेके जाती है उसे। तुम पहले अंदर तो आओ। पहले उसे ढूंढते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, सामान रखो। सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। वो रजिया आई है तेरे पास? नहीं तो, मेरी तो उससे 10-12 दिन से बात नहीं हुई। लेकिन हीरा बाई कह रही थी कि वो शायद तेरे पास रहेगी। घबराइए मत अम्मी, अल रेहान बिल्डिंग में होगी। किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा तो किसी ने रोक लिया होगा। मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा, तू जल्दी आ जा। जी। सलाम वालेकुम हिदायत भाई। वालेकुम सलाम बेटी। आपने रजिया को देखा क्या? रजिया तो 1 हफ्ते से नहीं आई करीब। या अल्लाह। अम्मी मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। चलिए। शिंदे, अल रेहान बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ। यस सर। आप लोग हेलो। पाटिल साहब, फोरेंसिक लैब से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर शर्मा बोलिए। डंपिंग ग्राउंड में और अल रेहान बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप में जो लाश के टुकड़े मिले हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं और वो एक लड़की के हैं। इसके अलावा अंगूठी और कान की बाली मिली है जो आज शाम को आपके पास भिजवा देता हूँ। ठीक है। शिंदे। जी सर। अल रेहान में पाए गए शरीर के टुकड़े और डंपिंग ग्राउंड में मिले शरीर के हिस्से एक ही इंसान के हैं, लड़की है। कहीं ये जो लड़की मिसिंग है रजिया, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है? कहीं ये बॉडी पार्ट्स रजिया के तो नहीं है? बॉडी के साथ मिली चीजें हाथ में आएंगी तो मामला और साफ हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हिदायत हुसैन साहब। रजिया को आखिरी बार कब देखा था? 1 हफ्ता हुआ है साहब। रजिया बिटिया आई थी करीब शाम के 7 बज रहे होंगे साहब। चाचा ऐसे दिन में भी सोते रहे ना तो हो गई आपकी वॉचमैनी। अरे यहाँ कौन आने वाला है बेटा, किसके पास पैसा है चुराने के लिए। आज लेट हुआ? हाँ बस अभी सलमा पा के घर का काम करने जा रही हूँ। तू बड़ी मेहनती है बेटी। चाचा मेहनत करूंगी तभी तो अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। इतनी नेक सोच है तो अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आमीन। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटी। मैंने रजिया बेटी को सलमा आपा के घर जाते हुए देखा, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है साहब। शिंदे चलो अल रेहान, और जो औरतें बाहर बैठी हैं उन्हें साथ ले लो। हाँ आई थी, रोज आती थी। तो फिर कहाँ गई वो? मुझे क्या मालूम साहब, बोल रही थी गांव जाएगी, उसकी शादी तय हुई थी ना इसलिए आ गई। तो चल आ जा। अब वो क्या है ना भाभी, आज जल्दी जल्दी काम करके ना गांव के लिए निकलना है, माँ को लेने जाना है। क्या हुआ? वो आप किसी को बताइएगा मत, मेरा निकाह होने वाला है। लड़का कौन है? बाद में बता दूंगी आपको। सब झूठ है, कोई शादी वादी नहीं थी। बता
पता मेरी बेटी कहाँ है? तुझे मालूम? अरे ये क्या बकवास है? मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है? साहब मैं जानती हूँ, वो नज़मा है ना बी विंग वाली, उसी ने ये सारी बातें इनके दिमाग में डाली होंगी। और वो उसका भांजा है ना अशरफ, वो रात दिन रजिया को छेड़ता था, उसकी बुरी नजर थी रजिया पर, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अशरफ? वो मेरा भांजा है साहब, वो बिल्कुल मासूम है। या अल्लाह, उसने कुछ नहीं किया साहब, वो बिल्कुल मासूम है साहब। वो कहाँ है वो बाहर गए हैं साहब, कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही बताएगा। साहब ये सब सलमा ने आपको बताया ना साहब, वो एकदम पागल है। उसका शोहर तो सरफिरा है, कुछ भी बके रहते। अरे सलमा, तेरा बेड़ा गर्क हो। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अशरफ कहाँ है? वो बाहर गया है साहब। कहाँ? सलीम की दुकान पर गया है साहब, जब वो खाता है। चलो साहब रुके साहब, मेरे भांजे ने कुछ नहीं किया साहब। या अल्लाह, मेरे भांजे को बचा। हाँ बोल। तू लफड़ा किया कुछ? अरे हाँ किया ना, बोल ना क्या हुआ? पुलिस वाले को सब पता चल गया। तेरा नाम सलीम है? हाँ साहब। क्यों, क्या हुआ साहब? अशरफ कहाँ है? आया था साहब चाय पीने, चाय पी और चला गया। पता नहीं साहब कहाँ गया। तुझे लगता है पुलिस की चाय पीने का बड़ा शौक? हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन की चाय बहुत कड़क होती है। साहब वो अपने चाचा के गैरेज में गया होगा, या फिर उस शक्ल है ना साहब, भिंडी बाजार वाला, उसके पास गया होगा। वो जब भी खाली होता है साहब उधर ही जाता है। साहब क्या हुआ? क्यों बुला? मिली मेरी बच्ची? कहाँ है रजिया? बैठिए। कहाँ है मेरी रजिया? एक बात बताइए, आप इन चीजों को पहचानती हैं? ये तो मेरी रजिया की अंगूठी है। मैंने दी थी उसे पिछले ईद में, और ये बाली भी उसी की है। सब रजिया कहाँ है? रजिया क्या? रजिया नहीं रही। उसका मर्डर हुआ है। साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब। देखिए यही सच है, ये चीजें हमें उसकी लाश के साथ मिली हैं और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ ये हैवानियत भरा काम किसने किया। तू मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? साहब दिल आ गया था उस पर, इश्क करता था रजिया से। रजिया, अरे रुकना बाबा, तू हूर की परी है तो हम ऐਵੇਂ ही थोड़े हैं। देख अशरफ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाने दे। अरे हैप्पी बर्थडे है मेरा, विश तो करना। अशरफ मैंने तेरे को 10 दफे बताया, मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, हट जा यहाँ से। तो गुस्से में और भी मत लग। काम पे जा रही क्या? हाँ। मेरे से शादी मना ले, काम छुड़वा दूंगा पक्का। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू ज्यादा नाटक नहीं कर रहा है? अरे नाटक तो तू कर देगी। हाँ छोड़। हैप्पी बर्थडे मेरा, अरे विश तो करना। अरे गिफ्ट तो देना। गिफ्ट चाहिए तुझे? गिफ्ट चाहिए? हाँ, मैं तो सिर्फ हाजिया ले जाकर 2 चैन और एक पर्स मारा था, सोचा था रजिया को गिफ्ट देकर खुश कर दूंगा। गिफ्ट दिया तूने? साहब उसके बाद वो मिली ही नहीं। मिली नहीं कि मार दिया तूने? पर मैं मारूंगा उसे? क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा सर? सर मुझे लगता है कि हमारा शक गलत है। जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन अशरफ हाजी अली एरिया में था। उसने जो माल चुराया था वो बरामद हुआ है और वर्ली के थाने ने ये बात कंफर्म की है। सर उसे तो ये भी नहीं पता कि रजिया की मौत हुई है। रजिया जैसी मासूम और मेहनती लड़की के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? और सबसे अहम सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा था वो ये था कि लाश के साथ इतनी बर्बरता से व्यवहार क्यों किया गया, उसे ड्रेनेज पाइप में क्यों और कैसे फेंका गया। कोई सुराग नहीं मिल रहा था और फिर 1 हफ्ते के बाद म्युनिसिपैलिटी की रिपोर्ट आई जिससे कुछ बातें साफ होने के आसार नजर आने लगे। साहब वो ड्रेनेज है ना जिसमें अल रियान बिल्डिंग का कचरा जमा होकर आता है, उसको कुछ महीने से अलग कर दिया साहब। अभी उधर खाली ए विंग का कचरा जमा होकर आता है। मतलब सिर्फ ए विंग में सारे राज छुपे हुए हैं। चिंदे
एक एक घर जाकर एक एक पाइप चेक करना होगा और हर पाइप का एक एक इंच चेक किया जाएगा। मुश्किल है सर। क्यों? कितने लोग लगेंगे इस काम के लिए? सर बात वो नहीं है, मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ अगर हम तहकीकात करने जाते हैं तो रेजिस्टेंस हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम वहाँ किसी और बहाने से जाएं तो, मतलब मान लो कि हम म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को वहाँ भेजते हैं तो? पर सर वो तहकीकात कैसे कर पाएंगे? शिंदे, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ अपने लोग होंगे उनकी वर्दी में, बहाना होगा ड्रेनेज के पाइप्स बदलवाने का, तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। और जाने से पहले मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों को कॉन्फिडेंस में देंगे। ए विंग में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। यस सर। सावंत, विष्णु। यस सर। सर ये दोनों म्युनिसिपैलिटी वालों के साथ जाएंगे। सावंत, तहकीकात करनी है। ओके सर। मगर अलग अंदाज में। म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ जाना है, उन्हीं के कपड़े पहनकर। एक एक फ्लैट के ड्रेनेज को चेक करो, खून के धब्बे, नाखून, बाल, कुछ भी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। ये मेरे को नमस्कार। सलाम। मैंने फ़ोन किया था। जी आइए आइए। आपको जो बार बार ड्रेनेज चोकअप होने की दिक्कत होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम पाइप का मेजरमेंट लेंगे, क्या क्या करना होगा इसकी जानकारी लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो यहाँ पे। ठीक सर। पाटिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मौलवी साहब? खैरियत। म्यूनिसिपैलिटी वाले आए हैं? जी जी। चलिए अच्छा है, आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, ये समस्या तो दूर हो जाएगी, मगर असली समस्या तो वो कत्ल है। कोई सुराग मिला उसका आपको? नहीं मौलवी साहब, अभी तक तो नहीं है। कातिल बहुत शातिर लगता है। या अल्लाह, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता क्या? चलिए मौलवी साहब, चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आपको। तकलीफ की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा फर्ज है। जी, अल्लाह हाफिज। बोलो विष्णु। सर मैंने सब देख लिया मगर कोई सुराग मिला नहीं। स्ट्रेंज, कुछ भी नहीं मिला? सर मैंने चप्पा छान मारा, बस एक घर छोड़ के 506, और वो बंद था। वो घर किसका है? सर वो मौलवी साहब का, जो अभी यहाँ खड़े थे। तो तुमने उनसे चाबी क्यों नहीं मांगी? सर मौलवी जी से चाबी ये सर। लेकिन क्यों विष्णु? सर, मौलवी साहब का घर। अरे शिंदे, उसमें एक मिनट, जिस ड्रेनेज से हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ए विंग का पानी आता है। ए विंग के सारे फ्लैट्स चेक हो चुके हैं मौलवी साहब का घर छोड़कर, और रजिया को भी आखिरी बार ए विंग में ही जाते हुए देखा गया था। चलो। जनाब, माफ कीजिएगा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी बदल रहा है, 15-20 मिनट लगेंगे, सोचा आपके पास चल के बैठते हैं। हम लोग चल के सलमा के यहाँ बैठते हैं, वहाँ बातें भी हो जाएंगी और चाय भी पी लेंगे वहाँ पे। नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत है। आइए। पाटिल साहब, वो जरा टॉयलेट गए हैं। सर
किल्लत है पानी की, हमारे यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। मौलवी साहब, ये खुशबू? जनाब, इतर की खुशबू है। वो लोग इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से दे जाते हैं बस। लोग इज्जत और प्यार से दे जाते हैं और आप उसे पैखाने में छिड़क देते हैं। वाह मौलवी साहब, लोगों के प्यार की आपको कदर ही नहीं है। लोग मानते हैं कि आप उन्हें सच्ची राह दिखाने वाले राहगीर हैं, जीने का सही तरीका सिखाने वाले फरिश्ते हैं। लोगों की नज़रों में आप खुदा समान हैं मौलवी साहब। आपके एक लफ्ज़ पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और आपने उनके प्यार और भरोसे का ये सिला दिया। उनके प्यार और भरोसे को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया मौलवी साहब। जनाब, ये क्या बक रहे हैं आप? आप अपना जुर्म यहाँ कबूल करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोको इन्हें, देखो ना, कहीं जा रहे हैं? रोको इन्हें, कहीं नहीं जा रहे ये लोग। हमारे मौलवी साहब को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? एक मिनट, आप हमें अपना काम करने दीजिए। मौलवी साहब ने रजिया का कत्ल किया। लाशें बिक जाएंगी। कर दो। एक मिनट मौलवी साहब, अब आप ही नहीं समझाइए। अल्लाह के वास्ते आप लोग पीछे हट जाइए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। रजिया का कत्ल मैंने ही किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी गुजारिश है कि आप लोग पीछे हट जाइए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हट जाइए, पीछे। रजिया मेरे घर में काम करती थी। गांव से आई थी मन में उमंगे लेकर। रजिया बेटा जी? एक दिन छुट्टी ले लिया करो, आराम कर लिया करो। चाचा, छुट्टी लेकर क्या करना है? जितना जल्दी पैसा बनाऊंगी उतनी जल्दी अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। उसके दिल में अरमान थे, चेहरे पे मासूमियत थी, आंखों में ख्वाब थे, मगर मुझे सिर्फ उसका जवानी से भरा जिस्म ही दिखाई देता था। वो सुबह जल्दी आकर पानी भर दिया करती थी, तब मैं उसका भीगा हुआ बदन निहारता रहता था। मन ही मन सोचता था कि ये गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता था। ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी किताबें पढ़ने लगता था ताकि मेरे मन में ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन मेरे लिए उसको भुलाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर मैंने उसके सपनों को ही सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। रजिया जी? ये लो, ये किस लिए? मिठाई है, पहले खा लो फिर काम करो। ये लो। अरे यहाँ इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, आराम से बैठो। बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। चाचा, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ पर इतने मजे कर रही हूँ, मिठाइयाँ खा रही हूँ, और मेरी अम्मी वहाँ पर जैसे तैसे गुजारा कर रही है। मैं मेरी अम्मी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, मेरी अम्मी को हज करवाना चाहती हूँ। हो जाएगा रजिया, सब हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये लो। नहीं चाचा, पैसे किस रख ईदी समझ के रख लो।
अम्मी के लिए कपड़े भेज देना। हंसो अभी। वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में हवस के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने उसे बीमारी के बहाने घर पे बुला लिया। अरे रजिया, कमर में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर को बुलाया आपने? मैं लेकर आऊं? अरे मैं जाके आया ना। क्या कहा उन्होंने? अरे डॉक्टर ने तो ये मलहम दिया है। मैं किसी मसाज करने वाले को ढूंढ रहा था, कमबख्त मिला ही नहीं कोई। अल्लाह, बहुत दर्द। चाचा, आप भी ना इतनी सी बात के लिए किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं मल देती हूँ, लाइए। नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं। चाचा, मेरी अम्मी के पीठ में भी दर्द होता था, तब मैं ही मरहम लगाती थी। लाइए दीजिए। नहीं नहीं रजिया, नहीं। आप चुप करके लेट जाइए। मेरी अम्मी कहती है मेरे हाथों में ना जादू है, अभी ठीक हो जाएगा। लाइए दीजिए। आइए, आप लेट जाइए। आइए। ठीक है, तुम कहते हो तो। संभाल के, संभाल के, आराम से। वो मेरी पीठ पे मरहम लगाती रही। मैंने उसके बदन की गर्माहट को महसूस किया। रजिया, एक बात कहूं, अगर इसी तरह काम करती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। दरअसल तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी अम्मी और तुमको दोनों को यहाँ अपने पास रख सके। हाँ ना, अम्मी भी यही कहती है कि जल्दी से शादी कर ले। पता नहीं क्यों अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा। पर वो समझती ही नहीं है कि मैं बर्तन मांजने वाली हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी से कम नहीं हो। चाचा, चाचा नहीं, कासिम का। वो उठकर चली गई। अगले दिन नहीं आई, मगर जब लौटी तो शायद उसने सच्चाई का सामना कर लिया था। उसने जान लिया था कि ये रिश्ता उसके सारे अरमान पूरे कर सकता है, उसकी माँ को यहाँ ला सकता है। तो आपने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि वो नेक है, पाक है। सिर्फ पैसों के बदले में वो खुद को किसी के हवाले नहीं करेगी। उसके जिस्म को पाने का यही तरीका था मेरे पास। मैंने तो उसे एक ख्वाब दिखाया था, लेकिन वो तो एक सच्चे आशिक की तरह मुझ पे जान छिड़कने लगी थी। मुझे अपना शौहर मानने लगी थी। धीरे धीरे मैंने हमारे बीच सारी दूरियां खत्म कर दी। और फिर एक दिन वो घर आई। सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि हमें ना जल्दी फैसला लेना होगा। किस चीज का? निकाह का। क्यों? वो क्या है ना, मुझे नहीं लगता अब लोगों से ज्यादा दिन ये बात छुप पाएगी। मतलब इस घर में कोई और भी आने वाला है। रजिया। जी, और पता है मैंने तो सोच लिया है कि अम्मी को भी यहीं बुला लूंगी। तो क्या है ना, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो पर बच्चे को संभालना तो नहीं आता होगा ना। अरे क्या बकवास कर रही हो? बकवास? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने वादा किया है मुझसे, कसम खाई है। हाँ लेकिन क्या? देखिए, कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है ना? देखिए, ऐसा मत कीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी और मेरी अम्मी नहीं। देखिए, आप मजाक कर रहे हैं ना? बहुत खुश है ना आप? और उस बच्चे को भी आप उतना ही प्यार देंगे ना जितना आप मुझसे। सुनिए ना, एक बार कह दीजिए ना। अरे दूर हटो मुझसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मौलवी हूं मैं, लोग क्या कहेंगे? लोग? आज अचानक ये लोग कहाँ से आ गए? और उस दिन आपको ये लोग क्यों नहीं याद है जब आपने अपनी हवस के लिए मुझे इस्तेमाल किया था? देखो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम डॉक्टर के पास चली जाना। वाह जनाब मौलवी साहब, वाह। यहाँ तो आप बच जाएंगे, पर उस खुदा के घर में कैसे माफी मांगेंगे? देखो, खुदा और मजहब के बारे में मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ठीक है,
ठीक है, पर एक बात आप भी याद रखिएगा कि अभी के अभी बाहर जाके मैं सबको बता दूंगी ये बच्चा किसका है। जीते जी आपने मुझे दोजख में धकेला है ना, तो याद रखिएगा इस दोजख में मैं अकेली नहीं जलूंगी, आपको साथ ले जाऊंगी। वो चली गई और मैं होश में आ गया। मैं जान गया कि ये सब भारी पड़ने वाला है। मैंने उसे फोन किया और घर बुला लिया। तुम जीत गई। क्या? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम उम्मीद से हो। बस ये देख रहा था कि तुम इस बुड्ढे को चाहती हो या नहीं। मतलब ये रजिया कि तुम्हारे लिए तो कई नौजवान हंसते हंसते निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था कि लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। या अल्लाह, आपने तो मेरी होश ही उड़ा दिए थे। सच में आप सब कुछ हो मेरे लिए। मगर आपने मेरे बारे में शक किया। रजिया, ये मेरी नहीं, इस उम्र की गलती है। देखिए, आपको मेरी कसम है, दोबारा ऐसे हम दोनों के बीच इस उम्र वाली बात को मत आने दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। अच्छा, एक काम करना, तुम कल आ जाना, हम लोग तय कर लेंगे कि निकाह कब करना है, कहाँ करना है, किसको किसको बुलाना है। और तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना भाई, उन्हें भी तो दामाद पसंद आना चाहिए। वो दिन तो टल गया, मगर मैं उसे यूं कब तक टालता रहता। एक ना एक दिन इस मसले को तो सुलझाना ही था। इस तकलीफ से निजात पानी ही थी। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो जो इज्जत, जो प्यार और भरोसा मैंने लोगों के बीच बनाया, वो तो चूर चूर हो जाता। मैं सारी रात बैठकर सोचता रहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। रजिया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो आ गई, मगर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मानो उसे जन्नत मिल गई हो। अरे रजिया, वो मेरे चूल्हे पे चाय रखी, जब देख लेना। लाश को उस हालत में ले जाना मुश्किल था। मैंने रात होने का इंतज़ार किया। मैं बाहर गया, वॉचमैन को भी आंख लग गई थी, तो मैंने सोचा यही सही मौका है। मगर कमाल वहाँ खड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये पागल यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिर भी मैंने इंतज़ार किया, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं हटा तो फिर मैं घर वापस आ गया और जो टुकड़े पाइप से नहीं गए उन्हें मैंने एक पॉलीथीन के बैग में भरकर, साहब, शैतान ने कब्जा कर लिया था मेरे दिमाग पर। रजिया मेरी बच्ची। अनमोल बेटा, मत बेटा तंग मत करो मम्मी को। इससे कहो ना, परेशान करता रहता है। अनमोल, अच्छा, परेशान नहीं करूँगा, पर अभी मुझे कैंडी फ्लश चाहिए। अनमोल बेटा, आपके ऑलरेडी 2 दांत खराब हो चुके, जर्म्स हो जाएंगे। दशहरे पर सारी बुराइयां खत्म, जर्म्स भी खत्म। बेटा देखो, मम्मी आपको बहुत सही बात समझा रही है। आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए मम्मी की बात तो मानो ना यार। मानूंगा, पर आप मुझे दिवाली पर 60 शॉट दिला देंगे? अरे बेटा 60 शॉट तो क्या, मैं आपको ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगा। यस बेटा, अभी हम ऐसा करते हैं कि आप दोनों को घर के पास वाली रोड पर छोड़ देते हैं। मम्मी आपको सीधा घर ले जाएगी। छुटकी और दामाजी आते ही होंगे। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कमल भाई साहब के साथ जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है। 5 साल हो गया काम करते हुए यहाँ पर।
लाख रुपया उधार नहीं दे सकते। अब यही औकात है हमारी। उधार मांगा तो ऐसा चल रहा है जैसे लग रहा है कि पहाड़ टूट पड़ा। करते हैं यार। चलो बड़बड़ लगा रखी है भैया। मालूम है ना कि सुरेश जी किसी को उधार नहीं देते फिर। अरे मालूम है, लेकिन आदमी की ज़रूरत भी तो देखनी चाहिए। घर की मरम्मत करानी है, पुताई कराए ज़माना हो गया। ऊपर से बीवी से वादा किया था कि इस बार सोने के झुमके दिलाऊंगा दिवाली में। वो सोने के उसका तो मुँह छोटा सा हो जाएगा। खाना पीना छोड़ देगी 16 और 4 दिन बाद भी नहीं करेगी। अरे तो भैया बीवी है तुम्हारी, मना लेना उसे। कैसी बात कर रहे हैं? औरतों को तो आप जानते ही हैं, 30 त्यौहार का मामला है। अच्छा सुनिए ना, आपके छोटे भाई हैं मालिक, आप कहेंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे। एक बार हमारे लिए कह दीजिए ना। नाम के बड़े भाई हैं हम। एक बार उधार मांगा था तो हफ्ते भर तक सुनना पड़ा था। छोड़ो यार ये सब, तुम लो ये मिठाई लो और जाओ दशहरा मनाओ, जाओ। अरे भाई क्या बातचीत चल रही है? भाई साहब हिसाब किताब हो गया पूरा? अरे मैं कर देता हूँ, बस अभी कर देता हूँ। ऐसा क्या है? अरे मैं दुकान पर से हटा नहीं, आपका दिमाग भी हट जाता है काम पर से। क्या है ये? नहीं मैं वो ग्राहक आ गए थे। अरे आप क्या करोगे? दशहरा है, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। अरे निकलिए सब लोग, भाई दशहरा मनाओ जाकर। चलो चलो भाई सब बंद करो, चलो। चुटकी छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगी। जाओ तुम आराम से बैठो। केला खाएगा? ये ले। हाँ भाई साहब बस ध्यान लगा कि काम किए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरा बेटा। हाँ बेटा क्या हो बेटा, बोलो ना। हाँ? पता है आज हमारे घर में ना चोरी हो गई पैसों की। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अंदर जाओ जाओ। क्या कह रही है? फिर से चोरी हो गई? धीरे बोलिए, सब यही है। वो मैंने कहीं हड़बड़ी में रख दिए होंगे। अरे लेकिन छुपा क्यों नहीं हो? बताओ ना मुझे क्या हुआ। वो मैंने चुटकी, अमन और विनोद जी के लिए लिफाफे बनाए थे, उसमें मैंने पैसे रख दिए थे। आकर देखती हूँ तो पैसे गायब हैं, तो दोबारा मैंने पैसे रख दिए और उन्हें दे दिए। होली पर भी चोरी हुई थी, हमने नौकरानी को निकाल दिया था। अब दशहरा में भी चोरी हो रही? मैं ना सबसे बात करके देखूंगा। अरे सुनिए, अनमोल के लिए इतने सारे गिफ्ट लाए और हमारे लिए क्या लाए मेरे से? हम देते 1 मिनट। हाँ क्या कर रहे हैं आप? आप ही के भाई बहन हैं, त्योहार का दिन है, आप उनकी तलाशी लोगे? कुछ तो सोचिए। पर ये क्या बात हुई? अपने हैं तो अपने घर में ही चोरी करेंगे? नहीं चलेगा ये। देखिए आपको मेरी कसम है, आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे प्लीज। पापा देखो ना मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। जाओ यहाँ से, हम लोग बात कर रहे हैं ना, बाहर जाके खेलो। अरे अरे अनमोल आओ खेलो। आओ गया उसको। बुराई पर अच्छाई की जीत, यही होता है दशहरे का अर्थ। अनमोल ने एक चित्र बनाया था और चाहता था कि सब उसे देखें, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। घर में बार बार होने वाली चोरियां एक दस्तक थी जो सुरेश ने सुनी तो थी, पर उसे खामोश रहना पड़ा। ये पहली गलती थी। एक मुजरिम की हिम्मत बढ़ाने का एक और मौका दे दिया था उसने। अनमोल बेटा, ये डाइनिंग टेबल अच्छे से समेटना, कुछ रह ना पाए। कहाँ रह गया अनमोल? कहाँ पहुँच गया? अमन बेटा, अमन जी चाची, तुमने अनमोल को कहीं देखा क्या? नहीं। शायद बाहर खेल रहा होगा, जाओ जाकर बुलाओ, कहना कि मम्मी बुला रही है। ठीक है चाची। ग्लास दे दो, मैं रख दूँ। ठीक है। अनमोल, अनमोल, तुम लोगों में से किसी ने अनमोल को देखा क्या? हाँ भैया मैंने देखा था, वो उधर जा रहा था। अरे अनमोल कहाँ है? आया नहीं अभी तक? नहीं। मैंने तो अमन को पौना घंटा पहले ही भेजा था लाने के लिए। क्या बात कर रही हो? हाँ। मैं देखता हूँ जाके। मैं भी आती हूँ आपके साथ। अरे अमन बेटा, अनमोल कहाँ है? चाची जी मैंने अनमोल को सब जगह ढूंढ लिया, अनमोल मुझे कहीं भी नहीं मिला। अरे तूने ठीक से देखा नहीं होगा, आगे जाके देखना चाहिए था। चाचा जी मैं देखता हूँ अभी। ढूंढ लिया। तूने ठीक से देखा ना? हाँ चाची जी। हेलो अनमोल, कल से वो जंगल के पास। अनमोल, अनमोल बेटा, क्या हुआ? पुलिस में जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मुझे मेरा अनमोल चाहिए, मुझे मेरा अनमोल चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा अनमोल ला दो वापस। मुझे मेरा अनमोल चाहिए। अरे गीता, नहीं जाएंगे हम पुलिस के पास। हम सुबह पैसे देकर अपने अनमोल को वापस लेकर आएंगे। अरे हमें पैसा प्यारा नहीं है, हमें अपना अनमोल चाहिए। रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं लेकर आऊंगा ना, लेकर आऊंगा।
संभल के जाना। हेलो हम कर रहे हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ गीता बोलो। अनमोल कहाँ है अनमोल? ऊपर। अनमोल कैसे तू? बेटा क्या उस आवाज को पहचानते हो तुम? कोई पहचान वाला था? कौन था वो? बोलो। पता नहीं, मैंने पहले उसकी कभी आवाज नहीं सुनी थी। अनमोल घर तो लौट आया था। अनमोल के पिता ने किडनैपर की मांग पूरी कर दी थी, लेकिन कहीं ये उनकी दूसरी गलती तो नहीं थी। अनमोल पर इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक डर सा बैठ गया था उसके मन में। अब वो ना घर से बाहर निकलता था, ना दोस्तों के साथ खेलने जाता था। रात अचानक जाग उठता था और रोने लगता था। उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। और फिर आई दिवाली की वो रात। क्यों अनमोल? मजा आएगा। अरे वाह, लोगों ने तो पटाखे चलाने शुरू कर दिए। अरे भाई जल्दी करो भाई, पटाखे जलाएंगे। अरे ये लो हमारे भी पटाखे आ गए। देखो बेटा कितने सारे पटाखे हैं इसमें, है ना? देखो ये भी है। अरे वाह, ये फिरकी भी है। और 65 ओम का है। वो मैंने मना कर दिया दुकानदार को। क्यों? क्या एक एक पटाखा 1,000 रुपए का था, इसलिए। तो क्या हुआ 1000 रुपए का था? अरे मंगवाना चाहिए था ना। अरे मेरे बेटे अनमोल का फेवरेट है। ये ले 4000 रुपए और फटाफट जाकर लेकर आओ। जी चाचा। चलो जल्दी 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 चलो भाई, तब तक हम ये पटाखे जलाते हैं। जवान हैप्पी दिवाली। देखेंगे पटाखों के लिए 4000 रुपए और बहन को दशहरे के लिफाफे में 1000 रुपए। अब भी ना छोड़िए, चलिए। हंसो अनमोल, हंस क्यों नहीं रहे हो बेटा? हंसो 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 हंसो। अरे ये देखो ये देखो 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 देखो। मजा आ रहा है ना? अभी हम आपके लिए 65 भी लेकर आए हैं। सारे आपके फेवरेट पटाखे लेके आओ। डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। हाँ जलाओ जलाओ जलाओ। चाचा जी हाँ 65। अरे वाह, अरे देखो मेरे बेटे का फेवरेट 65 आ गया। वो आ गया। अब तुम इसे खोलो, हम पहले अनार जलाते हैं। ठीक है, चलो आओ बेटा। आओ, डरते नहीं पहले अनार जलाते हैं। जलाते अनमोल एकदम चुप सा रहने लगा है, किसी से बातें नहीं करता, सिर्फ मिट्टू से बातें करता रहता है। कुछ दिन और लगेंगे उसे भाभी। हम कोशिश तो कर रहे हैं, देखते। चुटकी, मिट्टू है ना आवाज से घबरा जाएगा। मैं अंदर जाकर उसे ऊपर वाले कमरे में रख कर आती हूँ, तब तक तुम ये पकड़ो। हाँ मैं आती हूँ। भाभी भाभी हाँ अंदर जा रहे हो तो मेरे लिए शॉल लेकर आइए ना। ठंड लग रही है? हाँ लाती हूँ। अरे मिट्टू, आवाज से डर रहे हो बेटा? रुको, मैं आपको ऊपर रख कर आती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा आपको। आ जाओ, आराम से आराम से। आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा, ठीक है? मिट्टू आराम से रहना। हाँ आती हूँ मैं। और अब मेरे बेटे अनमोल का सबसे फेवरेट 60 साउंड फायर। ये देखो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। अब मेरे बेटा अनमोल इसमें आग लगाएगा। चलो 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 चलो, चलो ये
खुश हो गया, मेरा बेटा खुश हो गया। बेटा मैं तेरे लिए और लाऊंगा। मैं मम्मी को बता के आता हूँ। हाँ बेटा, हाँ मैं तेरे लिए एक और मंगवाता हूँ, एक और लेकर आओ। मम्मी, मम्मी। अरे आया नहीं मम्मी को लेकर अभी तक। अरे वो 65 बॉम्ब निकालना, 65 बॉम्ब निकाल। हाँ ठीक है फूफा जी, वो 60 साउंड देना जरा। अरे अनमोल तुम भी कहां रह गए? अरे यार तुम्हारा 65 तुम्हारा। दिवाली की रात हम दरवाजे खुले रखते हैं, घर के भी और दिलों के भी, ताकि अपनों का स्वागत कर सकें। लेकिन खुले दरवाजों से मुजरिम भी अंदर आ सकता है। जरा ध्यान हटा नहीं कि जुर्म दस्तक दे देता है। सर ऊपर पहले माले पे। भैया सर एक सेकंड। सर ये देखिए, तिजोरी खाली है। मर्डर और रॉबरी। माफी चाहता हूं, आप लोग से पूछताछ करनी होगी। जी मैं कमल, मैंने ही आपको फोन किया था। ये सुरेश है, मेरे छोटे भाई। इन्हीं की पत्नी और बेटे की मौत हुई है अभी। ये विनोद जी हैं, दामाद जी। ये हमारी छोटी बहन कुंजन, और ये मेरा बेटा है अमन। जब ये हादसा हुआ आप सब लोग कहाँ थे? हम लोग यही बाहर पटाखे छुड़ा रहे थे। बस अनमोल और उसकी माँ अंदर गए थे। आप सब लोग बाहर थे, तो सिर्फ ये दो लोग अंदर क्या करने के लिए आए थे? वो मिट्टू है ना, पटाखों की आवाज से डर जाता है, तो भाभी उसे ऊपर के कमरे में यहाँ रखने आई थी। आप लोग किसी से दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। कोई धमकी भरा कॉल किसी को भी? किसी की भी किसी से कोई अनबन? दशहरा वाली रात। क्या हुआ था दशहरी वाली रात? मेरे बेटे अनमोल का अपहरण हुआ था। आपने पुलिस को खबर की थी? इंस्पेक्टर साहब हम बहुत डर गए थे। तो फिर क्या किया था आप लोगों ने? बस फिरौती देकर अनमोल को वापस ले आए घर। उसके बाद तो पुलिस के पास आ सकते थे। बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों ने एक जुर्म पर पर्दा डाला और दूसरे ने दस्तक दे दी। पहले किडनैपिंग, उसके बाद रॉबरी और फिर मर्डर। सर देखकर लगता नहीं कि मर्डर का कोई प्लान था। कोई चोरी के इरादे से आया होगा और मार पीट देखी हो। मर्डर भी गला घोट कर किया गया, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये किसी पेशेवर चोर का तो काम नहीं लगता। राइट। दशहरे की रात इसी बच्चे की किडनैपिंग हुई थी और आज ये मारा गया है। परिवार का हर सदस्य शक के घेरे में है। एक काम करो सर, सबकी कुंडली निकलवाओ, सुरेश की भी। क्या आपको लगता है किसी ने आपसे बदला लेने की कोशिश की? आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे रिश्ते किसी से इतने खराब नहीं थे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। खून के रिश्तों में इतने जुर्म होते हैं जिसका अंदाजा नहीं है आपको। और आपकी धन दौलत को देखकर किसी को जलन न होती हो ऐसा भी संभव नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, रिश्तेदारों में जलन तो होती है, और मेरे परिवार के सब लोग मेरी तरक्की देखकर खुश नहीं थे। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिससे किसी पे भी आपको शक हो? सुरेश जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसमें रॉबरी भी इन्वॉल्व है। दशहरे वाले दिन वो जो शगुन के लिफाफे रहते हैं ना, उनमें से कुछ पैसे चोरी कर लिए गए थे। चोरी कर लिए गए थे मतलब? हमारे घर में आए दिन इस तरह की छोटी मोटी चोरियां होती रहती थी। इसी कारण हमने अपने घर की नौकरानी को निकाल दिया था काम से। लेकिन उसके बाद भी चोरियों का सिलसिला थमा नहीं, और हम इस बारे में अपने परिवार से बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे।
लेकिन हमारी पत्नी ने हमें रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि कोई इस तरह का काम हमारे परिवार में नहीं कर सकता, और उसी के पेट पर किसी ने खंजर घोंप दिया। नौकरानी को तो आपने निकाल दिया, बचे आपके परिवार के लोग। अपने परिवार के लोगों में से किसी पे भी आपको शक? मतलब कभी किसी ने पैसे की बात की हो, किसी को तंगी हुई हो, आपसे कुछ पूछा हो, मांगा हो और आपने मना किया हो, कोई भी ऐसी बात? विनोद ने अपने ऑफिस में पैसों की गड़बड़ी की थी और इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, और हम दिवाली वाले दिन उससे इस बारे में बात कर रहे थे। दामाद जी क्या सोचा है आपने अपने बारे में? मेरा मतलब अपने फ्यूचर के बारे में। वैसे नौकरी छूटे हुए 2 महीने हो गए हैं और घर में बच्चा आने वाला, कैसे चलेगा? अब चिंता करने से क्या होगा, ऊपर वाला है ना। वैसे आप देखिएगा, इधर हमारे घर में बच्चे का जन्म होगा और उधर लक्ष्मी मैया खुद चलकर हमारे घर के चौखट पर कदम रखेंगे। अच्छा। बड़ी सॉलिड प्लानिंग्स हैं हमारे पास, बस मौका मिलते ही चौका मार देना है। दिवाली की उस रात जब ये घटना हुई, विनोद कहाँ था? हम सब और विनोद घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। ये विनोद रहता है कहाँ है? दरवाजा खोलो। खोलता हूँ भाई। विनोद जी। तलाशी लो करके। लेकिन तलाशी किस लिए? पुलिस क्यों आई है? मुझे क्या पूछने पे कुछ बता भी नहीं रहे ये लोग। फिर से कुछ किया क्या? सच सच बोलो। पागल हो गई क्या? है? अरे किसके सामने क्या बोलना है, कुछ सोच समझ के बोला कर। दिल का ताड़ बना देते हैं ये लोग। तुम पुलिस वालों को अभी जानती नहीं हो। हाँ? सर वो बाथरूम है, वहां कुछ नहीं है सर। क्या ये? सर आप जो समझ रहे हैं सर, मेरी बात सुनिए सर, आप जो समझ रहे हैं सर वो नहीं है सर। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है सर। मैंने वो पैसे अपने ऑफिस से उठाए थे। आप जानते हैं ना हमारे वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, मैंने अपने बच्चे के लिए वो पैसे उठाए थे। तुमने ऑफिस में क्या दान पुण्य किया ये तो पता है हमें। सर थोड़ा बहुत हेरा फेरी तो सब लोग करते हैं ना सर, पर मैं पकड़ा गया, मेरी नौकरी चली गई सर। पर मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कह सकता हूँ सर, ना मैंने अपहरण किया, ना मैंने चोरी की, और ना ही मैंने अपने सहरज और उसके बच्चे को मारा है सर। एक जुर्म तो तुमने किया है हेरा फेरी का, अंदर तो रहोगे चंद रोज, बाकी जुर्मों का कच्चा चिट्टा तुम निकलवा ही लेंगे। सर क्या रिपोर्ट? सर मैंने विनोद का बैंक अकाउंट चेक किया, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही सर। उसका कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे मैंने, लेकिन कोई शक की गुंजाइश नहीं है सर। उसने अपने सभी कॉल्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ही किए। एक काम करो, उसको छोड़ दो। सर अपहरण वाले केस में सुरेश को जिस नंबर से फोन आया था उसका सिम कार्ड फर्जी पेपर से लिया गया था, और यह नंबर दशहरे के दूसरे दिन से ही बंद है। यह है सुरेश का घर, और ये वो जगह है जहां फिरौती की रकम रखी गई थी। इन दोनों जगहों के बीच का जो फासला है वो तकरीबन 30 मिनट का है, लेकिन इस केस में फिरौती की रकम रखी गई, फोन आया और 20 मिनट के अंदर ही बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया गया, मतलब 10 मिनट पहले। सर इससे तो ये लग रहा है कि इस कांड में 2 लोग शामिल थे। एक वो जिसने सुरेश पे नजर रखी और पैसे का बैग उठाया, और दूसरा वो जिसने बच्चे को 20 मिनट के अंदर उसके घर पहुंचा दिया। राइट। सुरेश के घर के आसपास 20 मिनट के फासले पे उसके पहचान का जो भी है उसका पता लगा। उसके दुकान में भी पूछताछ करो। जी सर। सुरेश जी के घर के आसपास 20-30 मिनट की दूरी पे कौन कौन रहता है? सब मेरा घर तो उनके घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है। आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं शायद। उनकी फैमिली, रिश्तेदार या दुकान में काम करने वालों में से कोई? साहब जी, वो राजेश सेठ जी के घर से 20 मिनट की दूरी पर रहता है। आप कौन? साहब जी मैं लता यहीं पर काम करती हूँ। दशहरे वाले दिन उसकी बहस भी हुई थी साहब जी से पैसों को लेके। सेठ जी कुछ जरूरी बात करना था आपसे। हाँ तो बोलना। सेठ जी सोच रहे हैं कि इस बार दिवाली में घर की मरम्मत करवा लेते, बहुत खस्ता हालत हो गई है। करवा लो भाई, करवाना चाहिए, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। हाँ वही तो, कम से कम 1 लाख रुपए तक का आएगा, तो सोचा कि आपसे उधार मिल जाता तो। उधार? मतलब एडवांस।
ये क्या लिखा है? उधार प्रेम की कैंची है। तो काहे प्रेम खत्म कर रहे हो भाई? नहीं है उधार उधार। अब काम आप क्या करते हैं तो कहाँ जाएंगे? अब ज़रूरत पड़ेगी तो आदमी आप ही के पास आएगा ना। और वैसे भी हम उधार मांग रहे हैं, चुका देंगे, किश्तों में काट लीजिएगा आप तनख्वाह से। तो किश्त देगा? तनख्वाह कितनी है तेरी? 5,000। 10,000 का किश्त देगा? हाँ, अरे काम करवाना है, मरम्मत करवानी है तो जोड़ो पैसा। हमारी मरम्मत काहे कर रहे हो भाई? ये नहीं दे सकते उधार उधार। इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं आपके यहाँ, इतना भी विश्वास नहीं हम पर? चुका देंगे ना, कह रहे हैं हम। अरे विश्वास की बात कर रहे हो? विश्वास तो हम अपने भाई पे भी नहीं करते हैं। बताओ कभी उधार दिया हो तो? और तुम्हें देंगे? कोई उधार नहीं है, काम करो जाके अपना। राजेश कहाँ है अभी? आज काम पर नहीं आया? नहीं साहब, दशहरे के बाद से तो वो काम पे आया ही नहीं। एड्रेस दो उसका। खोलो। राजेश। लेकिन किया क्या हमने? जी साहब, पैसे तो उधार मांगे थे हमने, और कुछ ज़रूरत थी, गांव भिजवाना था बीवी के पास। उन्होंने पैसे देने से मना किया तो तूने उनके बच्चे को उठा लिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ठहरे नौकरी पेशे वाले आदमी, हम हमारी क्या औकात इस तरह का काम करें? और वैसे भी जिस थाली में आदमी खाता उसमें छेद करेगा क्या भला? आप ही बताइए साहब। तूने कहा तो शादीशुदा है ना? जी। तेरी बीवी कहाँ? जी बीवी तो गाँव में है। अरे गाँव कहाँ? भोपाल। अरे भोपाल गाँव नहीं है, गाँव कहाँ? जी भोपाल के पास भावरी गांव पड़ता। चल पता लिखा। साहब मेरी बात सुनिए, बीवी का पता लेके क्या करेंगे आप? मैं सच कहता हूँ, हमारा इस हत्या अपराध से कोई लेना देना नहीं साहब। हम नाक की सीट पे चलने वाले आदमी साहब। तेरे नाक में नकेल डालने का टाइम आ गया, समझा? तो लेके जा इसको। साहब हमारी बात सुनिए, पता लिखवा। सच कह रहा हूँ, देखिए वहाँ पे इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और हाँ, भोपाल पुलिस को कांटेक्ट करो और उनको इन्फॉर्म करो। इसकी बीवी से पूछताछ करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। सर। तुम्हारी बीवी ने ये झुमके और ये पैसे दोनों वापस कर दिए। बोला आराम की कमाई नहीं चाहिए। अब बोल। ये चीज़ और रुपये हमें भिजवाए थे साहब, पर चोरी करके नहीं। चोरी करते तो मालिक छोड़ते हमको। दशहरे के दिन तूने उधार मांगा था ना उनसे, उन्होंने मना कर दिया। फिर 2-4 दिन में तुमने ऐसा क्या किया कि इतने पैसे आ गए कि तुमने झुमके भी खरीद लिए और घर की मरम्मत के लिए पैसे भी भिजवा दिए? ब्याज पे उठाए थे साहब। किसी लिए था ब्याज? साहब अपहरण हम ही ने किया था साहब, बच्चे को उठा के अपने घर पे रखा था साहब। सोचा कि सीधे तरीके से नहीं तो उंगली टेढ़ी करके पैसे ले लेंगे। जब 6 लाख तुझे मिल गए तो बच्चे को क्यों मारा? हमने नहीं मारा साहब, खून उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो सिर्फ बच्चे को उठाया था, खून किसने किया हमें नहीं पता साहब। मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि दिवाली की रात तुम अपने पड़ोसी के घर पर थे। इसके पड़ोसी से पता करो, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो पूरी रात इसकी खातिर करना। देख, झूठ बोलकर तो छूट नहीं सकता। हमें ये तो पता है कि तेरे साथ कोई और भी शामिल था। एक ने बैग उठाया और दूसरे ने बच्चे को घर पे पहुंचाया। दूसरा कौन है? कोई नहीं था साहब। विनोद था? नहीं साहब। उंगली टेढ़ी करके तो मैं ये पता करवा ही लूंगा, समझे? तो हमने किडनैपिंग का केस तो सॉल्व कर लिया। इसमें राजेश इन्वॉल्व है। आपने उसे उधार देने से मना कर दिया था, इस बात का उसने बदला ले लिया। लेकिन इस केस में एक और आदमी इन्वॉल्व है, और वो विनोद नहीं है। विनोद की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और दोनों ही केसेस में वो क्लीन चिट है। और जहां तक आपकी पत्नी और आपके बच्चे के मर्डर का सवाल है, राजेश उसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उस रात वो अपने दोस्तों के साथ घर के पास पार्टी कर रहा था। सरिता, अगर ये नहीं खा रहा तो कुछ और खिलाओ ना इसे। साहब, सब कुछ खिलाने की कोशिश करके देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं खा रहा। अरे किचन में कुछ और होगा ना, लेकर आओ प्लीज। जी साहब। जब से गीता और अनमोल गए हैं, इस मिट्टू ने भी कुछ खाना बंद कर दिया। वो मिट्टू है ना, पटाखों की आवाज से डर जाता है, तो भाभी उसे ऊपर के कमरे में यहाँ रखने आई थी। सुरेश जी, आपके कहने का मतलब है कि जब से आपकी पत्नी गुजरी है, ये सदमे में है? जी, मैं इसको कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ, वरना ये तो भूखा ही मर जाएगा।
यादव सर। डॉक्टर सक्सेना, वेटनरी डॉक्टर, उनसे कांटेक्ट कहो मुझे उनकी मदद चाहिए। थैंक्स। डॉक्टर साहब, क्या ये संभव है कि कोई तोता किसी से इतना इमोशनली अटैच हो जाए कि अगर उस आदमी की मृत्यु हो जाए उसके सामने तो खाना पीना छोड़ दे? यस, दैट्स पॉसिबल। तो डॉक्टर साहब, क्या ये भी संभव है कि उस तोते के सामने अगर उस खूनी को लाया जाए तो वो उसे पहचान ले या ऐसी कोई हरकत करे जिसे हमें पता चल जाए कि उसने पहचान लिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि तोते का आईक्यू जो होता है वो 5 साल के बच्चे की तरह होता है। वो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कि एक 5 साल का बच्चा रिएक्ट करता है। वो डरा सहमा सा भी हो सकता है या फिर गुस्से में भी। मतलब ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल। दिवाली की रात आप 10 से 11 के बीच में कहाँ थे? सर, हम घर के बाहर सबके साथ पटाखे जला रहे थे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर। ठीक है जी। दिवाली की रात तुम कहाँ थे 10 से 11 के बीच में? सर घर पर ही था। सर तोते ने तो पहचान लिया, तो उसे अभी अरेस्ट क्यों नहीं किया हमने? नहीं, मुजरिम कौन है ये हमें पता है, लेकिन कोर्ट तोते की गवाही को सबूत के तौर पर नहीं मानेगा। उसके लिए चाहिए हमें पुख्ता सबूत, और ये सबूत हमें वो तोता लाकर दे सकता है जो हमारी कैद में है। उड़ा देते उसे। कहते हैं ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और अक्सर ऐसा ही होता है। कहानियों में तो तोते बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में एक ही चश्मदीद गवाह था, और वो था घर का तोता, और उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। हालांकि पुलिस जानती थी कि तोता कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता। अब उन्हें चाहिए था वो सबूत जिससे असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। चलो बाहर, तुम्हारी जमानत हो गई। हमें पता था तुम कुछ ना कुछ करोगे हमारी मदद के लिए। क्यों हमेशा ये उल्टे सीधे काम करते रहते हो तुम? मालूम है गांव तक पुलिस आ गई थी, कितनी चिंता हो रही थी मुझे। काहे तुम फालतू का टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं होगा हमें, तुम चिंता मत करो। आराम से घर चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं, ठीक है? भैया साइड में रुकना जरा। भैया फोन होगा आपके पास? एक अर्जेंट फोन करना था, शायद दीजिए ना। हेलो, राजेश बोल रहे हैं। बेटा तुम तो बहुत बड़े उस्ताद निकले हैं, 2 मर्डर किया और सारा माल अकेले डकार लिया। हम जाके पुलिस को बता देते हैं कि किडनैपिंग में तुम भी शामिल थे, फिर आगे तो खुद ब खुद पुलिस उगलवा लेगी। सोच लो, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, 2 घंटे में मिलते हैं तुमसे। लीजिए भैया, थैंक यू, चलिए। ये रहा, यही वो निशान है जहाँ पर मैंने रुपया और सारा गहना छुपाया था। किधर? ये रहा। एक तोते ने तेरी पोल खोल दी है, समझा तू? अब तोते की तरह तू बोलना शुरू कर। पहले अपहरण से शुरू करते हैं। तेरा क्या रोल था उसमें? अबे तेरा क्या रोल था उसमें?
सर 1 महीने पहले की बात है, मैं पापा से मिलने के लिए दुकान में गया था। क्या है ये? ध्यान कहाँ रहता है आपका? सीधा सीधा 5,000 रुपए की चोरी दिखाई दे रही है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तनख्वाह से पैसे काट लेता मैं। अरे आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, परिवार वाले हैं। ध्यान से काम कीजिए। देखिए देखिए कहां से गायब हुआ, देखिए यहाँ पर, देखिए आप। क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको? देखो राजेश, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? सबक सिखाना चाहेंगे अपने चाचा जी को? करेंगे क्या? आपके चाचा जी की जान बसती है उनके बच्चे में, हम उनके बच्चे को अगवा करेंगे। और फिर दशहरे की रात हम लोगों को मौका मिल गया। हेलो राजेश, जहाँ मार्केट खत्म होती है ना, वहाँ पर पीछे एक सुनसान गली है, वहाँ पर अनमोल अकेला जा रहा है, पर ये हमारे लिए अच्छा मौका है। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, पूरे 6 हैं मेरे पास। प्लान कामयाब हो गया हमारा, मिलकर आधा आधा कर लेंगे। हाँ, सोचा था एक ही झटके में 3 लाख हाथ लग गए। बहुत खुश था मैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, इस बार आपने तो दिवाली करवा दी हमारी। ये लीजिए आपका हिस्सा। कितने? 50-50 में बात हुई थी ना? अरे भाई किया क्या आपने? हाँ, प्लानिंग हमने की, अपहरण हमने किया, आपने क्या किया? सिर्फ फोन करके इतना बताया ना कि लड़का घर के बाहर है और अकेला है, तो उसके लिए 50,000 बहुत है। देखो राजेश, दगाबाजी कर रहे हो तुम मेरे साथ। एक मिनट। क्या बोला? दगाबाजी कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। तो क्या करोगे? पुलिस में जाओगे? कंप्लेन दर्ज करोगे? जाओ, ले फोन कर, ले पुलिस को फोन कर। अरे बोलना, क्या बोलेगा? हाँ? कि तूने अपने चचेरे भाई के अपहरण की साजिश रची, उसमें साथ दिया? राजेश ने धोखा दिया था मुझे, फिर मैंने सोचा अब की बार जो करना है अकेले ही करना है। मिट्टू, आराम से रहना। हाँ, आती हूँ। अमन, ये गहने पैसे तुम चोरी कर रहे थे? नहीं चाची, उसके बाद मैंने वो चोरी का सारा रुपया गहना जंगल में छुपा दिया और वहां पर एक निशान भी बना दिया ताकि मुझे याद रहे। और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ समय तक चुप रहता हूँ जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, और उसके बाद चोरी के सारे रुपए गहने लेकर वापस दिल्ली चले जाऊंगा और वहीं पर अपना कोई धंधा खोल दूंगा। तुम्हारी लालच ने तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, तुम्हारे चाचा का घर भी उजाड़ दिया। मम्मा, बहुत हो गए पटाखे, बस हो गया, हो गई दिवाली। चलो अंदर चलो। मम्मी, आप इतने से ही डर गए, अब जब मैं सूतली बॉल चलाऊंगी तब आप क्या करोगे? नहीं, खबरदार जो अभी ये सब फोड़ा तो। अरे बहुत पटाखे जला लिए, जल्दी चलो। नरेश चाचू का बार बार फोन आ रहा है तुम्हारे पापा के मोबाइल पे, और बीजी भी राह देख रही है। करिए, हमने जाना। मैं आती हूँ। ठीक है। और पता है दादी, मम्मी इतनी डरी, ऐसी चीखी जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो। मैंने पहले से ही पता है पुत्र, है ना, एक नंबर दी डरपोक नहीं हैगी।
देखते हैं। चलो नरेश निकलता हूँ। बेबे चलते। अच्छा पुत्र, पहुंच के फोन कर देंगे मैं पहुंच गया। अच्छा मैं फोन कर दूंगी बेबे। फेरी पौना। बाय दादी। अंजलि पुत्र बाय बाय। अंजलि पुत्र बाय बाय। क्या दादी? पापा मैं गाड़ी लेके आती हूँ। हाँ अंजलि, मैं भी साथ चलती हूँ। अंजलि, अंजलि, अंजलि लिसन, अंजलि लिसन टू मी। अंजलि, 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 व्हाट? अंजलि प्लीज लिसन टू मी। लुक अंजलि, आई प्रॉमिस तुमने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी, पर प्लीज मॉम डैड को कुछ मत बताना, प्लीज। पक्का? पक्का, पक्का वाला प्रॉमिस। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स अंजी, आई लव यू। हैप्पी दिवाली। चल गाड़ी में बैठ। त्योहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं। ये खुशियों के वो मौके होते हैं जिन्हें हम पूरी बेफिक्री से मनाना चाहते हैं, अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को भुलाकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाली अंजलि शर्मा के साथ। अपने परिवार के साथ अपने चाचा के घर दिवाली मनाने आई 20 साल की अंजलि शर्मा को 3 लोगों ने किडनैप कर लिया। लेकिन क्यों? मैं और अंजलि पार्किंग से गाड़ी निकालने गए थे और गाड़ी में बैठने से पहले ही उन लोगों ने अंजलि पर अटैक कर दिया, और जब मैंने उसे बचाना चाहा तो उन लोगों ने मुझ पर भी अटैक कर दिया। और सर फिर वो अंजलि को लेकर भाग गए। कितने लोग थे? सब कुल 3 लोग थे। किसी का चेहरा देखा तुमने? आई मीन एज ग्रुप? नहीं सर, उन लोगों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। गाड़ी का नंबर? सर सब कुछ इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ ना, कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, उनके पास ब्लैक कलर की SUV थी। एरिया हरियाणा बॉर्डर काफी पास में आता है। ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेंगे। कंट्रोल रूम को फोन करो, गाड़ी की डिटेल्स दो, नाकाबंदी लगाने बोलो, और इस मेक और मॉडल की हर ब्लैक SUV को चेक किया जाए। सर रुमाल हटा दे भाई, बेहोश है। एक बात बताऊं, पीस बड़ा टैट है। आपकी अंजलि की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। साडी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ਅਸੀਂ कभी किसी का बुरा नहीं की। अंजलि का कोई अफेयर, किसी से कोई खास दोस्ती या कोई एक तरफा प्यार का मामला? मतलब कोई परेशान कर रहा उसे, ऐसा कुछ बताया उसने? जी नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। यार ये तेरा सदबीर क्या कर रहा है यार? इसको इतना मारने की क्या जरूरत थी? हमारी तो खाली ये बात हुई थी ना कि हम लोग। यार छोड़ ना, तुझे इस लड़की को सबक सिखाना था ना, इसीलिए मैंने सदबीर भाई को इन्वॉल्व किया। तो वो सब ठीक है यार, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इतना कहा था कि इसको। क्या कहा था ना मेरे भाई, क्या कहा था तूने? वो कुछ नहीं सदबीर भाई, मैं बस इतना ही कह रहा था कि बहुत हो गया इसके लिए, समझ जाएगी। तो हाथ साफ है तेरे? अरे हाथ साफ है तेरे? हाँ। चेन बंद कर मेरी। अरे मेरी पैंट की चेन बंद कर, एक हाथ से नहीं होती मुझसे। हेल्प मी प्लीज, बंद कर। गुड मार। इस घटना को घटे अभी सिर्फ 30 मिनट गुजरे थे
लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दिल्ली की सभी सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी थी। 20 पेट्रोलिंग टीम, 100 पुलिस ऑफिसर्स अंजलि को बचाने और उस काली गाड़ी को ढूंढने में लग चुके थे। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1 पूरी तरह से सील कर दिया गया था और दिल्ली नॉर्थ की एसीपी गीता नायर खुद इस केस को सुपरवाइज कर रही थी। बजाज, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द पेट्रोल टीम्स। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। मैम, NH1 को सील कर दिया गया है। वहां तक आने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दी गई। पता चला है कि लड़की का फोन उसके पास है, जो कि अभी तक ऑन है। हमारी साइबर सेल ने उसे ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी। एक्सीलेंट। अंजलि की फैमिली से कहो कि गलती से भी उसके नंबर पर कोई कॉल ना करे। उसका फोन अभी तक ऑन है, मतलब किडनैपर्स की नजर उस पर नहीं पड़ी। सेल रिंग होगा, उन लोगों को पता चलेगा, वो स्विच ऑफ कर देंगे। लड़की और उसकी फैमिली जिस रूट से उसके अंकल के घर जा रहे थे, पता करो उस रूट में सर्विलेंस कैमरास है कि नहीं। अगर है तो सबकी फुटेज निकलवाओ एंड चेक देम। कहीं कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा था? यस मैम। मनीष, कितनी देर लगेगी हमें अंजलि का फोन टैप करने में? मैम 15 to 20 मिनट्स। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मामला फिरौती का नहीं लगता। तुम यहीं पे रुको, आंखें और कान खुले रखना, शायद कुछ पता चले। जी सर। गॉट इट, मिल गया मैम। स्क्रीन पे डालो। यस मैम। मैम, ये जो रेड डॉट है, ये अंजलि का मोबाइल। लेकिन ये तो हरियाणा में है। यस मैम, वो लोग ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। NH1 पर ड्राइव करते हुए सोनीपत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट करके ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो। लड़की का फोटो, गाड़ी की डिटेल्स मेल करो। सारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को दिल्ली हरियाणा हाईवे भेजो, फास्ट। यस मैम। पीस बड़ा टैट है। वो तो नहीं है गाड़ी, ढंग से चला। सॉरी, वो स्पीड ब्रेकर था तो दिखाई नहीं दिया। हम लोग सोनीपत क्यों जा रहे हैं यार? और इसे क्यों लेके जा रहे हैं यार? हमें तो इसे वापस छोड़ना था ना। ओके सर जी, दिल्ली पुलिस से अलर्ट आया है। एक काले रंग की गाड़ी ने दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस किया। एक लड़की का अपहरण करके लाया गया। 3 लोग हैं, सोनीपत की तरफ बढ़े। गाड़ी तेज करो। किडनैपर्स अंजलि को लेकर दिल्ली से हरियाणा की सीमा में दाखिल हो चुके थे, इसलिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब हरियाणा की पुलिस भी अंजलि को ढूंढने की इस मुहिम में शामिल हो चुकी थी। लेकिन एसीपी गीता नायर और उनकी टीम को लग रहा था कि इस घटना के तार दिल्ली से जुड़े हैं। इसलिए एक तरफ जहां हरियाणा की पुलिस अंजलि को ढूंढने के लिए उस काली गाड़ी का पीछा कर आगे बढ़ रही थी, वहीं दिल्ली पुलिस की टीम इन किडनैपर्स की पहचान और मकसद को जानने की कोशिश कर रही थी। मैम, आरटी ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज आ गई। वेरी गुड, प्ले। अंजलि की गाड़ी जहां से दिख रही है वहां से चला। रुको, ये गाड़ी हो सकती है। मैम, ये मंगल मार्केट एरिया, यहाँ से राइट लेके थोड़ी दूर जाने पर अंजलि के अंकल के घर, और इन दोनों गाड़ी ने राइट टर्न लिए। पक्का उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है नहीं कर रही हो सकता है अंजलि जहाँ जा रही थी इसको भी वहीं पे जाना हो। वी कांट टेक चांसेस। बैक करो, स्टॉप। नंबर विजिबल है, नोट करो। आरटीओ में जाके पता लगाओ मालिक कौन है। मैं ट्रैफिक कमिश्नर से बात करती हूँ। यस मैम। ब्रेक दाब, आराम से चलाई, सुडन कटो लेना। और सुन, आगे एक कच्चे रास्ते का मोड़ आओगा, त्याड़ी पिंड का, बेहतर घुसाली हो गाड़ी। सर, इससे काफी टाइम बचेगा जो कि हमारे लिए बहुत कीमती है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सिंह, सोनीपत पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। अब से हम उनकी सर्च टीम से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेंगे। वैलिस पे कांटेक्ट बनाओ और बोलो इस सर्च से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट वो अब मुझे डायरेक्टली दें। ओके मनीष, गाड़ी की करंट लोकेशन? मैम, सोनीपत की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, तिहाड़ी पिंड से 5 किलोमीटर पहले। हरियाणा पुलिस की पेट्रोल टीम उनके पीछे है, लगभग 30 से 40 मिनट के गैप पर। कुछ भी पता नहीं चला कि वो लोग कौन है और अंजलि को कहां ले गए हैं। आप परेशान मत होइए, वो लोग जो कोई भी है सुबह का सूरज जेल में ही देखेंगे। हमने उनके लोकेशन का पता लगा लिया है, थोड़ी देर में पकड़े जाएंगे।
जलेगा। यार आज तुम लोग सही नहीं कर रहे हो यार। हम लोगों की तो बात हुई थी कि घनी फिक्र हो रही है इतने इसकी। छोड़ दूं इसने, तने पकड़ दूं न मन ने कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चल रहा है मने। राजी है तू? हाँ लेका। के मैम वो लोग तिहाड़ी पिंड में रुक गए। सभी सर्च टीम को इन्फॉर्म करो। मैम पेट्रोलिंग टीम 24589, पेट्रोलिंग टीम 24589। रख के चाहिए बोल लेगा। अरे ओ हीरो क्या कर रहा है, जल्दी आ। कौन खुशबू वाला दिए। अरे पेट में बाढ़ गए तेरे, पाव भारी है, बाका जल्दी आ बैठ। अपनी माँ के यार ने फोन लगा रहा है इतनी रात में। अरे हाँ छोड़ा नहीं तो बहुत पिटेगा, बता रहा था मैं। पुलिस ने फोन लगाया था और क्या कहा है, मैंने पिटेगा। सतबीर भाई, अरे सतबीर भाई चलो ना। अरे उसके चक्कर में अपने मूड के क्यों लगा रहे हो? अरे चलो अभी जल्दी। हैंडसम लग रहा है तू, अब लगा फोन। नीतू। हाँ मॉम, आ रही। आई मॉम। वो लोग मिले सर? वो लोग निकल रहे हैं मैम। ये देखिए। किस तरह जा रहे हैं? अभी बताना मुश्किल है मैम। तिहाड़ी पिन से 2 मेन ऑप्शन हैं उनके पास। पहला आगे जाके राइट की ओर जाकर NH1 पे वापस आ जाए सोनीपत जाने के लिए, और दूसरा एक बाईपास है जो हिसार की ओर जाता है, और 2-3 कुछ कच्चे रास्ते हैं जो गांव के अंदर जाते हैं। अब वो लोग कौन सा रास्ता लेते हैं ये जानने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। मार गुड। रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन 10 मिनट में हम उनकी लाश दिखाई लोकेशन पे होंगे। गाड़ी किसी उमाशंकर अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड, हम उसके वसंत विहार वाले एड्रेस पर पहुंचने वाले। जी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी उमाशंकर अग्रवाल। जी मैं ही हूँ, क्या बात है? DLXX 2325 नंबर की गाड़ी आपकी है? कहाँ है गाड़ी? जी गाड़ी तो मेरी है। मेरा बेटा अंकुर ले गया अपने एक दोस्त के घर, दिवाली पार्टी थी, लेकिन हुआ क्या? आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या बात है सर, सब ठीक तो है? हमारा अंकुर कहाँ है? प्लीज यार ऐसा मत कर यार आज। सतबीर भाई प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सतबीर भाई। मूड की माँ बहन एक मत कर। तूने हेल्प मांगी थी ना मेरी, इसको सबक सिखाने के लिए। तो ट्यूशन फीस नहीं लूँ अपनी। सतबीर भाई प्लीज सतबीर भाई तो बोलना ही यार क्या हो गया है तुझे? हाँ ब्रो, ऐसा चांस हमें फिर नहीं मिलेगा। तू डर क्यों रहा है? और सतबीर भाई ने कहा है ना वो सब कुछ संभाल लेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कुछ नहीं होगा। सो जस्ट चिल एंड एंजॉय। व्हाट एंजॉय यार? तुम दोनों को पता नहीं है तुम लोग कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक? हाँ मिस्टेक। किसने शुरू कराया था ये सब? बोले।
हाँ, मैंने करवाया था। मैंने बुलाया था आप लोगों को। आप लोग ये जो नो इफ नो बट। मैं हाथ जोड़ती हूँ। यहीं रुके तो बोलो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। किसने किया है सब? कौन थे वो लोग? ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अंकुर बहुत सीधा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो तो किसी अपने दोस्त के घर दिवाली पार्टी के लिए गया है। लेकिन आपने तो खुद फोन करके कंफर्म किया था कि वो वहां पहुंचा ही नहीं। हो सकता है कोई और प्लान बन गया हो। बच्चे, उसका फोन भी बंद आ रहा है। शायद बैटरी खत्म हो गई हो। ठीक उसी वक्त जब अंजलि को किडनैप किया गया, वो भी उसके घर के करीब। ये लोग इतनी देर से एक ही जगह पे क्यों रुके हुए हैं? छोड़ना, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ भाई, बहुत उछल कूद मचा रहा था तू, हैं? सब पता है मैंने। तेरा इलाज मैं करता हूँ आज। फोन 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 किसका है? अरे फोन किसका? साहब बोला था ना फोन बंद रखो। किसका फोन? किससे आवाज आ रही है? सड़क कर दी ना गुरची तुमने। सड़क लड़की उठाई, उसका बैग चेक नहीं कर सको। 3 घंटे हो गए इसको उठाए हुए। इसके माँ बाप पुलिस के पास गए होंगे, पुलिस ने फोन मशीन में डाला होगा, पुलिस पीछा कर रही होगी हमारा। सड़क इतनी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। कब से कह रहा हूँ इसको छोड़ने को, कब से कह रहा था कि इसके साथ ये सब मत करो। अब पुलिस आएगी और पकड़ लेगी हम लोगों को, और मेरी डैड तो मुझे मार ही देगी। बाप से पैदा है कि मच्छी के कांटे से पैदा हुआ तू? मेरा बाप ये कर देगा, मेरी माँ पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अरे सतबीर भाई छोड़ो इसे, पहले यहाँ से निकलते हैं। अगर पुलिस हमारे पीछे होगी ना तो यहाँ पहुंचती होगी वो। चलो चलो निकलते हैं। गाड़ी चला। अब क्या हुआ बे? पेट्रोल खत्म हो गया। साले पहले नहीं बता सका था? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है बे तू? सॉरी सतबीर भाई, मुझे नहीं पता था इतनी दूर आएंगे हम लोग। मैम वो लोग फिर से रुक गए। NH1 पर आने से पहले ही। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैम, अंकुर की फैमिली से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उन्हें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, बस अंकुर की फोटो मिली है। और उसका फोन नंबर भी। उसकी फोटो हरियाणा पुलिस को मेल करो और उसका कॉल रिकॉर्ड मंगवाओ। यस मैम। मैम वो लोग NH1 पर आ गए, लेकिन सोनीपत पे जाने के बजाय वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ये लोग सोनीपत के इतने करीब पहुंच के दिल्ली वापस क्यों आ रहे हैं? हरियाणा पुलिस की जो टीम इनका पीछा कर रही थी उनको बोलो सेम रूट से वापस आए और NH1 पर आ जाए। इस तरह हम उनको सामने से पकड़ पाएंगे। और हमारी पेट्रोलिंग टीम को बोलो बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाए, फास्ट। यस मैम। हम लोग तैयारी पेन से NH1 की तरफ जाने वाले रास्ते पे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी NH1 पहुंच चुके हैं। क्या? ठीक है, गाड़ी वापस शूटिंग करो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सामान सामान सामान। प्लीज फोन ऑन करो, प्लीज स्विच ऑन द फोन, प्लीज टेल मी तुमने ये सब नहीं किया है। प्लीज प्लीज फोन ऑन करो। हम बॉर्डर चेक पोस्ट पहुंच रहे हैं, सामने ही दिखाई दे रहा है। वो लोग अभी भी NH1 पर बढ़ रहे हैं। 2-3 मिनट में चेक पोस्ट क्रॉस कर लेंगे। हरियाणा की पुलिस उनसे 3 किलोमीटर पीछे है, लेकिन हमारी टीम चेक पोस्ट पर पहुंच चुकी है। हम लोग बॉर्डर पर ही हैं, यहाँ से वो गाड़ी पास नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेल की लोकेशन के मुताबिक तो गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ही आगे बढ़ रही है और अभी क्रॉस भी करने वाली है। इसका मतलब उन लोगों ने गाड़ी बदल ली है। सारे ट्रक्स और 4 व्हीलर्स की तलाशी लो।
एक भी 4 व्हीलर चेक पोस्ट से बिना तलाशी के आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? उन्होंने चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया और बड़ी तेजी से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। What? ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे बैरिकेड लगा है, यहाँ से एक भी ब्लैक कलर की गाड़ी पास नहीं हुई है। ओके, चलो कम ऑन, फास्ट मूव। चलो 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 चलो, मूव 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 मूव। हमारी टीम किडनैपर से आगे निकल गई है। कैसे हो सकता है? चेक पोस्ट से लेके अब तक हमने एक भी 4 व्हीलर को क्रॉस नहीं किया है, ना कार, ना बस, ना कुछ। तो हम उससे आगे कैसे जा सकते हैं? वो लोग पुलिस जीप को क्रॉस करने वाले हैं। 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। सतबीर भाई, डब्बा देख, पेट्रोल खत्म, डब्बा देख गाड़ी में। अरे भाई साहब, मारा भी भरी हो पेट्रोल है। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया बाइक ले रहे हो, कितनी एवरेज देते हैं? अब भाई 1 लीटर में 70 किलोमीटर जाएगा। अरे ये पेटी पार्टी लाग रही है, मतलब सामान डालना हो तो इससे में डाल लो, है ना? अरे भाई गड्डी नहीं है ना तो पेटी तो रहेगी ना। चलो भाई साहब, बना दो घोड़ा इसका। जय राम जी की। अरे भाई भरते मारा भी हो जाता पाछे नाचन दे जी भरकन, आज किसे का डर भी कोना। साढ़े सतवीर ने पकड़न आए थे, भूतनी को सारी रात घूमते रहो, सतवीर नहीं मिला करता। सतबीर भाई, आप सच में जीनियस हो, जीनियस। किसका ये फोन? बोल, किसका ये फोन? साहब, हमारा फोन ना है, मुझे ना मालूम हमारी गड्डी में कैसे आए। अब तक अंजलि के जिस मोबाइल फोन का सहारा लेकर पुलिस किडनैपर्स के पीछे लगी थी, किडनैपर्स ने उसी फोन का सहारा लेकर उन्हें गुमराह कर दिया था। अगर हमारी या आपकी नजर से देखें तो पुलिस के अंजलि तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जो कि एक निराशाजनक स्थिति थी। लेकिन पुलिस इस सोच के साथ काम नहीं करती। वो नाउम्मीदी की स्थिति में भी उम्मीद बनाए रखती है और अपनी कोशिशों को और तेज कर देती है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने किया। पुलिस ने निराश होकर बैठने की बजाय उस कारण को ढूंढ निकाला जिसकी वजह से अपहरण हुआ था, जो ना सिर्फ उन्हें बल्कि अंजलि के परिवार को भी चौंका देने वाला था। अंकुर अग्रवाल के कॉल रिकॉर्ड्स। आज के दिन वैसे बहुत सारे दोस्तों से बात की इसने, लेकिन राज नाम के लड़के से काफी बात की है। राज का कॉल रिकॉर्ड्स निकल मैम। राज और अंकुर दोनों के फोन एक ही समय स्विच ऑफ हुए हैं, इंसिडेंट से 10 मिनट पहले। दोनों की लास्ट लोकेशन भी सेम है, अंजलि के घर से थोड़ी दूर। इस राज के कांटेक्ट में विक्रम सांगवाल के नाम से एक नंबर सेव है। आज शाम को इसने से बात की, अब इस विक्रम का नंबर भी स्विच ऑफ। तो इसका मतलब अंकुर के अलावा राज और विक्रम बाकी के 2 किडनैपर्स हो सकते हैं, राइट? राज का तो कंफर्म लगता है, लेकिन विक्रम का नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फोन सोनीपत में एंटर करते हुए स्विच ऑफ हुआ है जब ये तीनों अंजलि को किडनैप कर रहे थे। तो फिर तीसरा किडनैपर कोई और होगा। लेकिन विक्रम का सोनीपत जाना और इन तीनों का उसके पीछे पीछे अंजलि को लेकर सोनीपत जाना, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मनीष, इस विक्रम का नंबर सर्विलेंस पे डालो, ताकि जब भी उसका फोन ऑन हो हमें उसके लोकेशन का पता लग जाए। यस मैम। इसके अलावा अंकुर के कॉन्टैक्ट से एक नंबर और मिला है जो काफी चौंकाने वाला है। किसका नंबर है? अंजलि की कजिन नीतू। ओह, फाइनली पहुंच गए। रोड से सीधा आते तो आधे घंटे पहले पहुंच जाते। जी आजा। जल्दी चल यार। ओह ब्रो, हैप्पी दिवाली। ब्रो, अरे ये टाइम होता है आने का, अब तो पार्टी भी खत्म हो गई यार। कब फोन किया था तूने? सॉरी यार, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड अंकुर। हे ब्रो, कम इन वर्क। ए सुन ना, तेरे पीछे वाले क्वार्टर्स की कीज देना। यू नो वी हैव गर्ल्स
विकास। तो साले शाम को तूने इसलिए फोन किया था, तुझे जगह चाहिए थी मस्ती के लिए, क्यों? खुला है, गो हैव फन, लेकिन सुबह मिल के जाना, ठीक है? श्योर डूड। चल बा। एक्सक्यूज मी ब्रो, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? आई मीन कैन आई बोरो योर सेल फोन? एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है यार, और हम लोगों का सिग्नल कैच नहीं कर रहा है। अरे श्योर डूड, अंदर है, लेकर आता हूँ। अभी किसको फोन करेगा? यार घर पे यार, हम लोगों को बहुत देर हो गई है। पापा ने कहा था कि अबे पागल हो गया है क्या? हाँ, अभी किसी को फोन नहीं करेगा। अभी तक तो पुलिस कंप्लेंट हो चुकी होगी। कुछ हो गया ना तो मारे जाएंगे। चल। सॉरी डूड, यार दिल्ली से निकलते हुए ना वो तेल की बैटरी ड्रेन हो गई, और ये पार्टी वार्टी के चक्कर में चार्ज करने का याद ही नहीं रहा। बस अभी चार्जिंग लगा दी है, तुम लोग फ्री हो जाओ और बात कर लो। कोई नहीं ब्रो, कल करेंगे, ठीक है? चल चलो, सुबह मिलते हैं। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। सेम टू यू ब्रो। चल एंजॉय। यस चल जल्दी। सर आप नीतू को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? इसने क्या किया है, कुछ तो बताइए। आप चलिए, सब पता चल जाएगा। मैडम जी, नीतू ने तो सब कुछ पहले ही बता दिया, फिर उसे आप यहाँ क्यों? हाँ बताया तो है इसने, लेकिन वो बात नहीं बताई जो सबसे पहले इसे बता देनी चाहिए थी। अंजलि के किडनैपिंग में उन तीनों के साथ ये भी शामिल थी। ये साथी है उनकी, और इस बात का सबूत है हमारे पास। मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। मुझे नहीं पता था कि अंकुर अंजलि के साथ ये सब करने वाला है मैम। प्लीज बिलीव मी, आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हम जानते हैं राज और अंकुर ने अंजलि का किडनैप किया है। अगर तुम इसमें शामिल नहीं हो तो जो कुछ भी तुम जानती हो अभी इसी वक्त सच सच बताओ। मेरा और अंकुर का अफेयर चल रहा था और अंजलि ने हमें साथ देख लिया था, लेकिन मैम मैंने अंजलि को कन्विंस करने की कोशिश भी की थी। अंजलि ने मुझसे कहा था कि मैं अंकुर से ब्रेकअप कर लूं, नहीं तो वो मेरे मॉम डैड को सब कुछ बता देगी। मैंने बहुत ट्राई किया अंजलि को कन्विंस करने का कि अंकुर अच्छा लड़का है, वो ऐसा ना करे हमारे साथ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। मैं अंकुर से ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, और जब मैंने अंकुर को ये सब बताया तो उसने कहा कि वो अंजलि को हैंडल कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अंजलि के साथ ये सब करेगा। प्लीज बिलीव करिए मीना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो खुद शॉक रह गई थी अंकुर की कार वहां देखकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा था? अंजलि तुम्हारी बहन है, अगर तुम सब कुछ पहले सच सच बता देती तो अंजलि अभी हमारे साथ होती। सॉरी डैड, मैं बहुत डर गई थी। नहीं तो अंजलि को वो लोग सोनीपत लेके गए हैं। सोनीपत से राज और अंकुर का क्या कनेक्शन है? बोलो। मैम मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ अंकुर ने मुझे अपने किसी फ्रेंड के बारे में बताया था। उसका नाम राज है। राज का कोई फ्रेंड है जिसका फार्म हाउस है, और इस वीकेंड हम वहीं जाने वाले थे, लेकिन मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। विक्रम सांगवाल? यस मैम, विक्रम। विक्रम सांगवाल के उस फार्म हाउस का एड्रेस पता है तुम्हें? नहीं मैम, बस इतना पता है कि सोनीपत में कहीं है। मैम, विक्रम सांगवाल का नंबर स्विच ऑन हो गया है, लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है। सोनीपत में कहाँ है ये फार्म हाउस मनीष? सोनीपत के आखिर में, आउटस्कर्ट्स में है। हमने लोकेशन का पता हरियाणा टीम और हमारी टीम को दे दिया है। सारी टीम रवाना हो चुकी है, अगले 30-40 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। सभी पेट्रोल टीम बताएं लोकेशन की तरफ मूव करें। फूल कुमारा। नहीं। बे, मुंह क्यों लटका रहा है? तेरे और नीतू के बीच में आ रही थी ना ये, तो अब नहीं आएगी। टेंशन मत ले, रिलैक्स। चल विराज, एक तेरा नंबर है, चल।
चल बेटा, अब तेरा नंबर है। नहीं सतबीर भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा सतबीर भाई, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों? स्टैंडिंग प्रॉब्लम है तेरी। चल प्लीज। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? वही लड़की जो तेरा दोस्त राज उठा के लाया था। उठाकर लाया था? सर मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में। वो पीछे है सर्वेंट क्वार्टर में। संभालो इसको, चले। निकल गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मूव। मैम, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। सतबीर भाई, कुछ होगा तो नहीं ना यार? आप संभालोगे ना? अरे कुछ ना होगा। वैसे भी ऐसे मामले घर वाले खुद ही दबा दे हैं। एक बार यहाँ से सेफ निकल गए फिर कुछ ना होगा। एक बात बता, मजा आया कि नहीं? भाई मारे के लारा होगा ना, नो ऐश करेगा। पर एक बात है यार, पीस बड़ा टैट था। अंजलि का है? हिसार में? हिसार में? अरे तो मेरी बुआ का नाम अंजलि है ना, हिसार में बाकी बात होगी। सर मैं अंजलि मेरे और नीतू के रिश्ते को नहीं मान रही थी सर। मैं उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, डराना धमकाना चाहता था, लेकिन इसने मार दिया सर उसको। लाश का अंजलि की। मुझे बेहद दुख है हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी, लेकिन नीतू ने अगर वक्त पर हमें सच्चाई बता दी होती तो ये सब होने से पहले हम अंजलि तक पहुंच जाते और उसे बचा लेते। नीतू ने अगर पुलिस से इंफॉर्मेशन ना छुपाई होती तो अंजलि की जान बचाने वाली पुलिस उसके सम्मान को भी बचा सकती थी, लेकिन नीतू के एक गलत फैसले की वजह से ऐसा ना हो सका। पुलिस की पूछताछ में जो पूरी कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि राज और अंकुर दोनों नासमझ टीनेजर्स थे और सतबीर एक हिस्ट्री शीटर। राज सतबीर से मिला और उसकी दबंगई को देखकर उससे इंप्रेस होकर उसने सतबीर से दोस्ती कर ली, और जब अंकुर ने अंजलि के मामले में राज से मदद मांगी तो राज अंकुर को लेकर पहुंच गया सतबीर के पास, और उसके बाद एक अपराधी और दो नासमझों की इस तिकड़ी ने 4 यंगस्टर्स अंजलि, नीतू, अंकुर और राज के वर्तमान और भविष्य को अंधकार में डाल दिया। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे यंगस्टर्स इस घटना से सीख लें कि कई बार दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर वो किसी गलत इंसान के साथ हो। आपका उठाया हुआ एक गलत कदम जीवन की शुरुआत में ही आपके जीवन का अंत कर सकता है। इसलिए जिंदगी में हर कदम को उठाते समय पूरी समझदारी दिखाएं और सतर्कता बरतें। इस दिवाली अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। देखते रहें क्राइम पेट्रोल।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।